हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में IRFC के करंट चार्ट पैटर्न के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए कहां पे न्यू एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। अगर कंपनी में ऑलरेडी पोजीशन लेके रखे हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए, तो आने वाले टाइम पे कौन सा स्ट्रेटेजी बन सकता है, कहां पे आपको न्यू एंट्री मिलेगा, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। आज के दिन और दो वीडियो आया है टाटा एलेक्सी और मैजागन डॉक्सी बिल्डर के बारे में, जहां पे मैंने डिटेल में समझाया है कहां पे आपको न्यू एंट्री मिल सकता है, कहां तक आप टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो वीडियोस का लिंक ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। इस वीडियो के बाद जाके आप वो दो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, IRFC का ये वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में ये लगातार एक बुल ट्रेंड के अंदर था काफी टाइम से। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लॉन्ग टर्म का कंसोलिडेशन फेज के बाद जब भी इसने ब्रेकआउट किया था, उसके बाद 3 स्पाइक से इसने इस स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को कंप्लीट किया है। जनरली एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर 3 लेग का हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, मगर ये एक चैनल का ट्रेंड होता तो 3 पुश से भी ज्यादा इसका लेग क्रिएट हो सकता था, मगर ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर 3 पुश ही जनरली क्रिएट होता है। इसके बाद भी अगर कोई भी पुश फर्दर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो वो डबल टॉप के फॉर्मेशन में क्रिएट होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, डबल टॉप क्रिएट करने के साथ साथ ये इमीडिएटली नीचे आया, तो इस तरीके का फॉर्मेशन भी हो सकता है किसी किसी चार्ट में। तो यहाँ पे जनरली आफ्टर 3 लेग इसका एक बिग पुल बैक एक्सपेक्टेड था, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का जब फर्स्ट पुल बैक इसने कंप्लीट किया है, आप देख सकते हैं ये काफी ज्यादा साइडवेज में था। तो इस साइडवेज से हम लोगों को ये पता चल रहा है कि सेलर ज्यादा यहाँ पे एक्टिव नहीं है, बायर यहाँ पे एक्टिव है और एग्रेसिवली बाय कर रहा है जब भी कंपनी का शेयर प्राइस नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद जब इस ट्रेडिंग रेंज से इसने फर्दर ब्रेकआउट किया है तो 2 लेग फॉर्मेशन के साथ ऊपर गया, मगर फर्दर जो इसने पुल बैक किया है सेकेंड पुश के बाद, यहाँ पे देखिए ये जो है वो काफी ज्यादा डीप पुल बैक था और 2 लेग फॉर्मेशन से ये पुल बैक भी कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ज्यादा सेलर एक्टिव था और यहाँ पे बायर्स का जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे घट रहा है। और थर्ड जब इसने अपना स्पाइक क्रिएट किया है तो यहाँ पे एज एक्सपेक्टेड के ये जो पुल बैक है ये सेकेंड पुल बैक से काफी बड़ा होना चाहिए। जनरली इस तरीके का पुल बैक आफ्टर 3 पुश के बाद जो पुल बैक होता है वो 3 लेग का होता है या एक लॉन्ग टर्म का कंसोलिडेशन फेज होता है, एक 3 लेग के साथ या 2 लेग के साथ। तो यहाँ पे भी वो सेम तरीके का फॉर्मेशन हो सकता है। ऑलरेडी इसने 2 लेग का फॉर्मेशन कंप्लीट किया है और ये एक चैनल के थ्रू नीचे आ रहा था। एक चैनल जनरली वीक ट्रेंड का फॉर्मेशन है, तो जैसे कि ये एक चैनल के थ्रू नीचे आ रहा है, हम लोग ये कह सकते हैं कि आने वाले टाइम पे अगर कंपनी का फंडामेंटल और ओवरऑल मार्केट का कंडीशन सही रहता है, ये जब ये इस चैनल से ब्रेकआउट करके फर्दर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फर्दर इसका जो शेयर प्राइस है यहाँ पे जहां से इसका जो चैनल का ट्रेंड है स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे फिर से प्राइस आने की कोशिश करेगा और उसके बाद फर्दर प्राइस यहाँ पे टॉप तक भी आने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि जनरली अगर ये 3 पुश और एक पुश नीचे क्रिएट करता है तो ये एक वेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। वेज का फॉर्मेशन जहां से स्टार्ट हुआ है वहां तक फर्दर प्राइस जाने की कोशिश करता है, इसलिए यहाँ पर भी हम लोग प्राइस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मगर करंट जो सिचुएशन है ये ऑलरेडी एक बेयर चैनल के अंदर है, तो इस केस में कब हम लोगों को एंट्री मिल सकता है, करंट सिचुएशन में हम लोग क्या यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं? तो देखिए, अगर आप एक स्विंग ट्रेडर है तो फर्स्ट मैं आपके लिए बात करना चाहूंगा, जब भी कोई भी ट्रेंड एक स्ट्रॉन्ग चैनल के थ्रू मूव करता है तो यहाँ पे अकलमंदी का काम यही होता है, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वेट कीजिए कब ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ अपना चैनल को ब्रेकआउट करे और उसके बाद पुल एक फॉर्मेशन के साथ पुल बैक करे और एक हायर बॉटम या एक लोअर बॉटम क्रिएट करे और फिर वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ऊपर जाने की कोशिश करे। तो जब ये सेकेंड टाइम ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ऊपर जाने की कोशिश करेगा, इस केस में आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग का पोजीशन बनेगा। आपका जो स्टॉप लॉस होगा, ये जो स्विंग पॉइंट लो है इसके नीचे, आपके लिए फर्स्ट जो टेक प्रॉफिट होगा ये जो पुश इसने फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट के बाद कंप्लीट किया है इसके टॉप तक, और उसके बाद फर्दर जो भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा सबसे नजदीक, वहां तक आपका टेक प्रॉफिट रहेगा। मगर यहाँ पे ये हायर बॉटम या लोअर बॉटम क्रिएट करेगा, ये कुछ भी फिक्स नहीं रहता है। आप ये सिंपली मान के चलिए जितना भी स्ट्रॉन्ग ये चैनल का ब्रेकआउट होगा उतना ही ज्यादा चांसेस है यहाँ पे ये एक लोअर बॉटम क्रिएट करे, यानी पिछले टाइम का जो लो है इसके नीचे आए
और जितना ही कम स्ट्रॉन्गनेस के साथ ये इस चैनल को ब्रेकआउट करेगा उतना ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि ये हायर बॉटम क्रिएट करे और यहाँ पे फर्दर शेयर प्राइस और एक लेग ऊपर जाए। वहां पे भी आपके लिए फर्स्ट जो टारगेट रहेगा यही टॉप तक, और फिर से अगर इसे ब्रेकआउट करता है तो फर्दर जो नजदीकी यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट होगा वहां तक आपका टेक प्रॉफिट बन सकता है। मगर करेंटली यहाँ पे वेट एंड वॉच का सिचुएशन है, जब तक ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट करके फर्दर नीचे आके फिर रिवर्स करने की कोशिश ना करे। और यहाँ पे अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो भी मैं आपको यही कहूंगा, जिस तरीके से मैंने स्विंग ट्रेडर वालों को कहा है, आफ्टर ये ब्रेकआउट जब वो डबल बॉटम क्रिएट करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो अगर आप उस केस में या उस टाइम पे नया पोजीशन ऐड करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि वहां पे बहुत ही कम चांसेस रहता है कि प्राइस फर्दर नीचे गिरे और स्टार्टिंग से आपको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाई दे। और यहाँ पे अगर आपके पास ऑलरेडी कंपनी का शेयर है, ऑलरेडी आप इन्वेस्ट करके रखे हैं, तो मैं आपसे यही कहूंगा कंपनी का फंडामेंटल फिनेंशियल दोनों को ही आपको समझना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट जो है वो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि एक टेक्निकल पुलबैक या एक टेक्निकल जो बिग कंसोलिडेशन फेज है वो किसी भी स्टॉक में आता है, वो हर एक टाइम फ्रेम में आपको दिख जाएगा। मगर कंपनी के अंदर अगर आप लॉन्ग टाइम के प्रोस्पेक्टिव से इन्वेस्ट करके रखे हैं तो एक इन्वेस्टर कंपनी के फंडामेंटल ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि एक शॉर्ट टर्म टेक्निकल के ऊपर। ऑब्वियसली कंपनी का टेक्निकल चार्ट एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, और लॉन्ग टर्म वाले जो पोजीशन लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए लाइक 2, 3, 4 इयर्स के ऊपर, जैसे कि अगर किसी ने लॉन्ग टर्म बेस पे ट्रेड लिया था 2 साल पहले या 1 साल पहले जब ये ब्रेकआउट हुआ था, तब अगर स्ट्रॉन्ग यहाँ पे फंडामेंटल देखने के साथ साथ उसने पोजीशन लिया होता तो करंट सिचुएशन में यहाँ पे वो निकल जाने की कोशिश भी करता, अगर वो एक पोजिशनल ट्रेडर है। मगर अगर वो एक इन्वेस्टर है तो वो इस पुलबैक के अंदर भी पोजीशन बनाए रखने की कोशिश करता है, और यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, मगर फिर से जब वो रिवर्स करने की कोशिश करेगा वो अपने एग्जिस्टिंग पोजीशन के अंदर फर्दर ऐड करने की कोशिश करेगा। तो मुद्दा मामला यहाँ पे यही है, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको कंपनी का फंडामेंटल फिनेंशियल बहुत ही बारीकी से समझना होगा, ताकि आप लॉन्ग टाइम तक कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड रह सके। और अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं जो 2, 3, 4 साल के लिए पोजीशन ले सकते हैं, तो वहां पे भी मैं आपको सेम चीज ही कहूंगा, जब तक ये कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का सिग्नल ना दे आप यहाँ पे पोजीशन मत ले, ताकि आपको स्टार्टिंग से थोड़ा सा प्रॉफिट हो सके। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है अभी तक तो ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि अचानक कोई अपॉर्चुनिटी इमर्ज होता है तो वही पे पहले अपडेट दिया जाता है, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन या डाउट है, या आप किसी और कंपनी के फाइनेंशियल और टेक्निकल के बारे में डिटेल में एनालिसिस चाहते हैं मुझसे, तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।